अग्रिम संधि का यदि नामकरण करना चाहो तो यह है आगम संधि। अब तक हल संधि में जो प्रमुख संधियां थी रवि जी वो बता दी गई, हालांकि अभी और बची हैं जिन्हें हलंत पुल्लिंग में बताया जाएगा, पर अभी मुख्य तौर पर कुछ संधि बता दी। अब कुछ ऐसी संधि हो रही है कि पूर्व में हल वर्ण है, कभी पश्चात भी हल वर्ण है, तो ऐसी स्थिति में एक आगम एक एक्स्ट्रा वर्ण और बीच में घुसा रहता है। ठीक है, तुम सोचोगे कि यहाँ क्या संधि विच्छेद करें, तो उस वर्ण को ध्यान में रखते हुए संधि विच्छेद करना है। इसको आगम संधि, बीच में ऐसे कुछ कुछ आगम हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर धुट होगा, कुक आगम होगा, ठीक है, इस प्रकार के बीच में तुक होगा, ऐसे आगम घुसे रहते हैं, तो वो आपको भ्रांति पैदा कर सकते हैं। अतः उसको यहाँ पर अब बतला रहे हैं क्रमशः, सुन लीजिएगा। पहला सूत्र बताया ङणोः कुक टुक सरी। मैंने अनुनासिक चिन्ह इसलिए लगा दिया है, आपकी पुस्तकों में प्राय नहीं होगा, अनुनासिक इसलिए लगा दिया है कि जहां पर आप उपदेशेज अनुनासिक इत, इस सूत्र से उस उकार की संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वो अनुनासिक अच है। यदि मैं उसमें अनुनासिक नहीं लगाऊं, आपको मुंह से बताऊं कि वो अनुनासिक अच है, तो शायद ये ना काफी हो सकता था, मुझे लगा। पर पाणिनि जी का स्टाइल वही है, पाणिनि जी उसे अनुनासिक ही उच्चारण करते थे अपने समय पर, क्योंकि पाणिनि जी खुद सूत्र बना रहे हैं उपदेशज अनुनासिक। जो अनुनासिक अच होते हैं वो इत संज्ञक होते हैं, तो इसलिए हमने इस पूरे फाइल को बनाते वक्त पाणिनि परंपरा का विशेष रूप से ध्यान में रखा है कि पाणिनि जी ने जहां उदात्त अनुदात्त स्वरित कहे हैं जिनको, उन्हें हमने यथावत लगाया है, अनुनासिक के चिन्ह लगाए हैं। और आगे धातु का हम जब तैयार करेंगे तो धातुओं में जो स्वरित का चिन्ह है, अनुदात्त का चिन्ह है, उनसे हम यथावत व्यवस्थित करके ही करेंगे। ठीक है, तो जिससे कि छात्रों को भ्रांति न रहे कि कौन सा अचित संज्ञक होगा, कौन सा अचित संज्ञक नहीं होगा। जो अनुनासिक अच होगा वही संज्ञक होगा, जो अच अनुनासिक नहीं होगा वो इत संज्ञक। अनुनासिक की पहचान कैसे करते हैं? उच्चारण में तो हम कर लेते हैं, कोई उसको स्वर को नासिका स्वर में बोल दिया, जैसे हम कर लेते हैं, लेकिन लेखन में भी हो वो, क्योंकि लेखन उच्चारण में साम्य होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर सब जगह उसी ऋषि परंपरा का पालन करते हुए इस डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया है। ठीक है, चलिए तो देखिए ङणोः कुक टुक सरी। ङणोः में कौन विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है बच्चा। तो क्या हो जाएगा? ङणोः का अर्थ कर लेना है नकार नकारयोः हो, वृत्ति करने की है ना, नकार नकारयोः। ङणा कितने हैं? 2 वर्ण हैं, और ये कुक और टुक नाम के वर्ण भी कितने हैं? 2 वर्ण हैं। तो इसलिए बच्चा यथा संख्य मनुदेशा समानाम, वो परिभाषा सूत्र है, यहाँ पर भी आ जाएगा। जहां जहां पर स्थानीय आदेश बराबर बराबर का मैटर होगा वो करेगा, तो वो सूत्र क्या करेगा? नकार नकारयोः कुकुटुक आगमौ क्रमादिस्त, क्रमपद इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, लघु कौमुदीकार ने क्रमपद जोड़ दिया है, यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है छूटा हुआ है। तो नकार नकारयोः कुकुटुक आगमौ स्तः, तो कैसे व्यवस्था बनेगी? ङ है उसको तो कुक कर लेना, ण है उसको क्या कर लेना? टुक आगम कर लेना, बात बन जाएगी। पर कब होता है? पर में क्या वर्ण हो? निमित्त को ध्यान में रखिए, सरी, सर प्रत्याहार का वर्ण अवश्य परे होना चाहिए। तो आइए करके देखते हैं बच्चों, हम संधि विच्छेद कर रहे हैं प्रांग अग्रे षष्ठः। दूसरा संधि विच्छेद कर रहे हैं सुगण, एक ग है भैया, ठीक है, लिखा ही देते हैं, सुगण षष्ठः। तो देखिए बच्चा, प्रांग षष्ठः, नकार और नकार को, एक जगह नकार है दूसरी जगह नकार है। ङणोः नकार नकारयोः कुक टुक आगमौ स्तः, इनको कुक और टुक आगम होते हैं। ठीक है, पर कब? सर परे हो, तो दोनों जगह देखो सर परे है, श परे है, सर में तो 3 आते हैं, इधर एक ये परे है। ठीक है सहमांश, तो सर परे है, तो कुक और टुक आगम होंगे किसको? प्रश्न उठता है। तो कहा कि आद्यंत टकित परिभाषा सूत्र था, वो कहता था कि जो आगम कित होते हैं वो अंत को, और जो टित होते हैं वो आदि को होते हैं, जिसको विधान किए जाए। यहाँ पर ये देखना, ये कुक टुक किसको विधान किए जा रहे हैं? नकार और नकार को। और कुक और टुक आगम देखो, कुक में क और टुक में भी क इत संज्ञक है। कुक का ये वाला क बचता है, उ भी इत संज्ञक हो जाता है, और टुक का ये केवल ट बचता है, उ इत संज्ञक हो जाता है, माने इनका उक इत संज्ञक है। तो ये दोनों आगम कित हैं। कित होने से उसको, जिसको विधान किए जा रहे हैं नकार और नकार को, उसके अंत में बैठ जाएंगे। तो भैया ये ङ है ना, इसके इस साइड में, मतलब इसके अंत में बैठा लेना। तो मैंने बैठा लिया कुक का क, ङ को कुक होता है, और ण को क्या होता है? टुक, तो इसको बैठा लिया मैंने क्या? ये ट। बैठाना सीख गए। कोई कहता है कि यहाँ कुक और टुक के क और इधर ट में जस्तु संधि हो जाए, झलाम जसुनते। प्रांग पद था ना, आगम उसी को हुआ है, तो उसी का अवयव कहलाएगा, वो पद के अंत में आ जाएगा। तो पद के अंत में आने से यहाँ पर इसको जस्तु संधि होनी चाहिए। भट्टो जी दीक्षित जी उत्तर दे रहे हैं, कुक टुको असिद्धत्वात्, क्योंकि कुक और टुक
ये जो आगम है ये 8-3-28 का है। कुकुटुको असिद्धत्वात्, ये असिद्ध हो जाते हैं झलाम जसुमते की दृष्टि में। मतलब जब ये कुकटुक यहाँ हो गए, झलाम जसुमते लगने आता है तो ये क्या है, ये परत्रपादी हैं, वो पूर्व में हैं, तो ये हो जाते हैं असिद्ध, तो इन्हें वो देख ही नहीं पाता है झलाम जसुमते। तो कुकटुको असिद्धत्वात् जस्तुम न भवति, जस्तु नहीं होता है। तो भैया क्या बन गया, ऐसा ही कैसा रहेगा, जस्तु नहीं होगा। तो पर आगे देखो, एक ये सूत्र है, तो ये वार्तिक है, ये चयोदितिया सरि पौष्कर साधे रीति वाच्यम। ये पौष्कर साधी नाम के एक आचार्य है, पुष्कर क्षेत्र है ना, कहाँ है, राजस्थान में है ना, वहां पर ये वास करते थे। तो पाणिनि जी इनके बारे में कुछ बता रहे हैं कि जो पौष्कर साधी आचार्य है ना, वो कहते हैं जी चय को द्वितीय अक्षर हो जाए। चय को द्वितीय अक्षर, चय क्या है, कौन वर्ण आते हैं, च ट त क प प्रथम आते हैं ना, चय को द्वितीय अक्षर हो जाए का मतलब ये आचार्य चाहते हैं कि वर्गों के प्रथम अक्षर को द्वितीय अक्षर हो जाते हैं। कब, सरी, सर के परे रहते होता है ये काम। तो पौष्कर साधी रीति, ये पौष्कर साधी आचार्य के मत में ये जो है द्वितीय अक्षर हो जाएगा। तो जो एक क है, इस का को द्वितीय अक्षर होकर के प्रांग खष्ट, पौष्कर साधी उसे प्रांग खष्ट बोलेंगे, समझे। पौष्कर साधी इस टा को ठा करेंगे तो उनके मत में रूप बनेगा सुगण ठष्ठ, टा को ठ, सुगण ठ, सुगण ठ षष्ठ। पर ये पौष्कर साधी ऐसा चाहते हैं, पाणिनि जी ऐसा नहीं चाहते। पाणिनि जी कहते हैं भैया तुम जो हो प्रथम तो प्रथम ही रहो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये क और श को मिला देना, तो पाणिनि के मत में रूप बन जाएगा प्रांग षष्ठ। और इधर ट है तो सुगण ट, ये थोड़ा हलंत लगा देना, उसमें छूट गया है, सुगण ट षष्ठ। समझ गए ना। और एक बार ये कुकटुक यदि होते ही नहीं, क्योंकि कुकटुक भी विकल्प है, वहां आया था ना, एक बार यदि कुकटुक होंगे ही नहीं तो जो इधर संधि विच्छेद किया था प्रांग षष्ठ, ये भी सही है, सुगण षष्ठ। तो तीनों रूपों को याद रखना। जब जो है कुकटुक होंगे, कुकटुक होने के बाद पौष्कर साधी मत है, चय को द्वितीय अक्षर, तो ये वाले रूप प्राप्त होंगे प्रथम। और पाणिनि मत है, वो द्वितीय अक्षर नहीं होगा, प्रथम अक्षर रहेगा, तो पाणिनि मत में ये रूप रहेंगे। और पाणिनि मतानुसार एक बार जब ये विकल्प है तो ये भी रूप, तीसरे रूप ये भी बनेंगे। ठीक है, तो आइए आगमों के अंतर्गत कुकटुक आपने पढ़ लिए हैं, इसके बाद धुट आगम को पढ़ते हैं। धुट आगम विधायक जो सूत्र है डहसी धुट, इस सूत्र के द्वारा धुट आगम का विधान किया जाता है। धुट में टकार की संज्ञा होती है, उकार उच्चारणार्थक है, उच्चारणार्थ है, तो फिर उच्चारणार्थक वर्णों का भी इत संज्ञा और लोप के द्वारा ही अपहार करना चाहिए। इसलिए हमने इस सिद्धांत को मानते हुए, जो कि 90 का सिद्धांत है, अतः धुट के उकार में अनुनासिक का चिन्ह दिया है, जिससे कि समझ पाए ये अनुनासिक अच होने से संज्ञक होगा और जो है इसका जो है फिर लोप हो जाएगा। तो उट जो है संज्ञक है। सूत्र में पदों को देखते हैं। डह जो पद है ये कहाँ का है, प्रथमा का। ये डह प्रथमा में बन सकता है यदि ये शब्द अकारांत हो तो, पर ड शब्द को केवल ये हलंत मान के चल रहे हैं, तो अन्य जगह पर भी डह बन सकता है। ठीक है, पंचमी में बन जाएगा, तृतीया में भी बन जाएगा, द्वितीया में भी उधर बन ही जाएगा। तो ये पंचमी भी हो सकता है, षष्ठी भी हो सकता है। इसके आगे जो है सी है, वह सप्तम्यंत पद है। सा शब्द का सप्तमी विभक्ति बन जाएगा सी, क्योंकि सप्तमी का प्रत्यय होता है नी का ई बचता है, सब में जुड़ने से सी बन जाएगा। और धुट यह प्रथमांत पद है। धुट होना है, किसको होना है, सी सप्तमी भी है और उधर जो है वो षष्ठी या पंचमी क्या माना जाए, कहा कि पंचमी माना जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि धुटागम किसको होना है। देखो अब माना क्या जाए, सी सप्तमी है, यदि सप्तमी को माना जाए तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे परिभाषा यहाँ पर आएगा वह सूत्र। और यदि डह को क्या माना जाए, पंचमी, तो तस्मादित्युत्तर से परिभाषा आएगा। डह को षष्ठी मानने से तो इष्ट की सिद्धि नहीं, क्योंकि ये धुट ड को नहीं होता, ड को होता तो ड के आदि में बैठ जाता, इससे तो रूप सिद्धि होती ही नहीं, इसलिए उसे षष्ठ्यंत तो नहीं माना जा सकता लक्ष्यानुरोधात, प्रयोगों को देखते हुए। हाँ, डका देखो यहाँ दो प्रकार के अर्थ बन सकते हैं, यदि तस्मिन् नीति लगाया जाए और तस्मादित्युत्तर से लगाया जाए। तो यदि लगाते हो तस्मादित्युत्तर से, ठीक है, तो सूत्र का अर्थ बनता है, देखो तब अव्यवहितस्य उत्तरस्य, ये दो अंश यहाँ पर आएंगे, तो अर्थ बनेगा
डकार से अव्यवहित उत्तर धुडागम होता है। पर किसको होता है? वहां तो सी है, वो तो षष्ठी नहीं है, वहां सी है तो ऐसा लगता है सकार के परे रहते, सकार के परे रहते, ऐसा अर्थ कथनचित है। अभी तो हम बात बताएंगे, अभी इस बात को जान नहीं रहे हैं ना बच्चे। हाँ, यदि सूत्र के अनुसार ही अर्थ किया जाए, डकार से परे सी सकार परे रहते, मतलब डकार से अव्यवहित परे, सी का मतलब सप्तमी कर दिया जाए तो सकार परे रहते धुडागम किसको होता है? तो स्थानीय तो निश्चित ही नहीं हुआ, धुडागम किसे करना है? ठीक है, यदि सप्तमी मान लोगे तो सी हो जाएगा सप्तमी पर, तो इसका अर्थ होगा सप्तम्यंत को सकार से अव्यवहित पूर्व को, तो ड को षष्ठी मानना पड़ेगा, तो डकार को धुडागम होता है, पर वैसा करने से लक्ष्य की सिद्धि नहीं। ठीक है, अच्छा, तो षष्ठी सप्तमी लक्ष्य की सिद्धि है या नहीं ये तो पश्चात की बात है, पर यह बात निश्चित है कि सी की सप्तमी को देख करके तस्मिन् नीति की भी प्राप्ति है और तस्मादित्योत्तर की भी इधर सप्तोष पंचमी को देख करके प्राप्ति है। दोनों में से क्या हो तो कहा जाता है, यदि पाणिनि जी सूत्र में पंचमी भी पढ़ दें सप्तमी भी पढ़ दें तो अर्थ करने में दुविधा होगी। तो ऐसी स्थिति में उभय निर्देश से पंचमी निर्देशो बलियान, दोनों प्रकार के निर्देश में पंचमी निर्देश बलवान होता है। तो हमें तस्मादित्युत्तर से लगा करके ही अर्थ करना है, पर तस्मादित्युत्तर से लगा के अर्थ करेंगे तो सी तो सप्तम्यंत पद है, समस्या तो वही खड़ी है, क्योंकि तभी तो तब सूत्र का तो यही अभी अर्थ बन रहा है ना कि डकार से अव्यवहित पर सी, वो तो सप्तमी है, उससे बात नहीं बनेगा। कहा कि उसको तुम्हें बनाना पड़ेगा षष्ठी। इसी को भाष्यकार ने कहा कि षष्ठी प्रकल्पकत्व पक्ष माना जाता है तस्मादित्युत्तर से और तस्मिन् नीति परिभाषाओं के विषय में। षष्ठी प्रकल्पकत्व पक्ष क्या होता है बच्चों? अभी तक मैंने उधर भी जब आपको परिभाषा प्रकरण पढ़ाया था वही यही बात पढ़ाई थी कि तस्मादित्युत्तर से जो परिभाषा है पंचम्यंत पद को देख करके अव्यवहितस्य और परस्य दो अंश की उपस्थिति करता है। पर यदि बाद वाला कोई विभक्ति यदि सप्तमी माने अन्य किसी विभक्ति में है तो ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा? उस विभक्ति को षष्ठी में भी बदल देगा, उस विभक्ति को षष्ठी में भी बदल देगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर माने अब ये तीन चीज की उपस्थिति कराएगा तस्मादित्युत्तर से। जहां भी पंचम्यंतों को देखेगा अष्टाध्यायी के सूत्रों में, वहां पर अव्यवहितस्य उत्तरस्य और षष्ठी प्रकल्पकत्व माने अग्रिम विभक्ति को षष्ठी में भी बदल देगा, ये तीन काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चा जो सी जो यहाँ सप्तम्यंत दिया उसका अर्थ करते वक्त इन्होंने सस्य कर दिया है वृत्ति में। अतः देखिए सूत्रार्थ बन गया डात परस्य, डकार से परे, सस्य माने श को धुटागम होता है। तो चलिए सबको करके देखते हैं बच्चों। शस अग्रे संतः, शकार को सबसे पहले हम कर देते हैं झलाम जशोंते सूत्र के द्वारा जश्त्व, तो स्थिति हो जाएगी षड संतः। बहुत सारी किताबों में ये षड संतः से भी संधि विच्छेद आरंभ हो सकता है, और हमने कहा था हम कैसे करेंगे, जहां से मूल शब्द है वहीं से स्टार्ट करें। अब देखिए डकार से परे सकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो धुट आगम हो जाएगा। धुट आगम किसको होता है? सकार को पर वो सकार किससे परे होना चाहिए? तो इसलिए डकार निमित्त है धुट आगम में। ठीक है, धुट आगम कर लिया, ये सकार को विधान किया गया है, धुट आगम टित है, उसका आदि अवयव बन जाएगा, स्थिति हो जाएगी सड, धुट का मैं ध बचा के रख देता हूं संतः, यह स्थिति हो गया। अब इसके पश्चात खरी च, क्योंकि खर वर्ण परे है इधर, स खर के परे रहते जो झल होता है उसको हो जाता है चर, तो झल में ध आ गया, इसको चर क्या होगा? बहुत सरल है, जिस वर्ण का जिस वर्ग का वो वर्ण हो उसका प्रथम अक्षर कर देना है, तो त हो गया। त होने के बाद स्थिति हो गई सड त संत। अच्छा एक बता दें, ये ध जो है खर प्रत्याहार में आता था, हाँ, लेकिन अब यदि तुमने त कर दिया, त खर प्रत्याहार में आ गया, त खर प्रत्याहार में आ गया तो खरीचा फिर एक बार लगेगा, और ये जो ड है इस ड को भी क्या कर देगा? ट कर देगा, एक बार और चर तो हो जाएगा। तब स्थिति हो जाएगी षट, और ये धा को त हो ही गया है, षट त संतः, क्या बन गया? षट त संतः, ये वाला रूप बन गया। आप एक बात बताइए, लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते, यह एक नियम है, लक्ष्य में लक्षण एक ही बार लगता है, यहाँ पर वो दो बार क्यों लग गया? उत्तर दीजिए, लक्ष्य में लक्षण एक बार लगता है, यहाँ दो बार क्यों लग गया?
हाँ हाँ, इस बात को समझो। बहुत सारे आचार्य लोग भी इस बात में भ्रमित हो जाते हैं, पढ़ाने वाले अध्यापक भी। मुझे एक बार ऐसा प्रश्न आया, तो इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे किया। बच्चों, एक बार तो निमित्त है स, उसको मान करके उद्देश्य है ध, उसको किया त। अब निमित्त हो गया ध, उद्देश्य हो गया ड, उसको किया चर्त। अर्थात निमित्त और उद्देश्य यदि अलग अलग होंगे तो एक सूत्र, एक ही लक्ष्य में सूत्र कई बार प्रवृत्त हो सकता है। हाँ, ऐसी कंडीशन में नहीं हो सकता कि इसको ही निमित्त मान करके और इसी को उद्देश्य मान करके वो लगता रहे। जैसे अनचिचा में एक प्रश्न आप लोग किए थे, अच से परे यर द्वित्व करने के बाद भी मिलता है, फिर द्वित्व कर दो तब भी मिलेगा। तो वहां तो क्या होता है, स्थानीय और आदेश वाला जो वर्ण है वो सेम रहता है, उसी को बार बार आप द्वित्व करते जाओगे। तो ऐसे स्थल के लिए लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते है, किंतु जहां पर निमित्त अलग मिलेगा, स्थानीय अलग मिलेगा, वहां पर एक ही लक्ष्य में लक्षण कई बार प्रवृत्त होगा जब जब आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो डासी दुटागम किसे करता है? ठीक है, किसे मान करके निमित्त? डकार को। बहुत अच्छे। अब अग्रिम धुट विधायक सूत्र एक नश्च। देखो, सूत्र ऊपर बनाया डात परस्य सस्य और नश्च। इसका अर्थ ये होगा है डहसी धुटता डह, अब यहां कर दिया नश्च, अर्थात नकारांतात। ऊपर क्या पद आया था? डात परस्य सस्य धुटवा। अच्छा, उसमें पदांत से की भी अनुवृत्ति है ना? तो पदांत डकार से परे, क्योंकि षड पदांत था उधर, पदांत डकार से परे क्या होता है? सकार को धुडागम होता है। यहां पर भी पदांत से की अनुवृत्ति है। दीक्षित जी ने पदांत से ऐसा शब्द यहाँ लिखा नहीं है, ध्यान देना, पर उदाहरणों में उन्होंने ऐसा दर्शाया है। उदाहरण ऐसे ही दिए हैं जहां पर पदांत विषयक उदाहरण है सबके साथ। जबकि काशिका को आप देखोगे वहां पर पदांत से दे दिया है साथ में, तो यहां पर भी आप नकारांतात पदात परस्य अथवा पदांत नकारात परस्य ऐसा भी बोल सकते हो। इससे परे सस्य सकार को क्या हो जाता है? धुडागम हो जाता है। बच्चों, ये सन संतौ संतः रूप बनते हैं ना, ये वो वाला रूप है ये। और इधर क्या है? साहा। दीक्षित जी ऐसा क्यों किए हैं जबकि काशिकाकार ने तो पदांतात लिख दिया है? इसी बात को लेकर के दयानंद सरस्वती जी और उनके अनुयायी कहते थे दीक्षित जी की कौमुदी अपूर्ण है, इसमें वृत्तियों के में पूरे अर्थ नहीं लिखे। ठीक है ना? तो इसलिए कई बार छात्र भ्रमित हो जाता है पदांत से यहाँ है भी या नहीं भी है। ठीक है, जबकि काशिका में सभी अर्थपूर्ण है, काशिका सर्वांग व्याख्या करता है। पर दीक्षित जी ऐसा इसलिए नहीं करते, मुझे लगता है कि वो उदाहरणों के माध्यम से उस चीज को दर्शा देते हैं, क्योंकि उदाहरण वो पदांत विषय ही देते हैं। तो छात्र यदि सुबुद्ध है, कहने का मतलब है जो उत्तम अधिकारी हैं व्याकरण के, वो झटती समझ जाते हैं, वो तो इससे पढ़ें। इसमें दीक्षित जी का तात्पर्य रहता है। ठीक है, इसलिए कई बार जो है स्पष्टम कह के निकल जाते हैं, अर्थ ही नहीं लिखते हैं, है ना? हाँ। तो बच्चा देखो, सन सा धुटागम किसको हुआ? तो यहाँ धुट का धा जुड़ जाएगा, तो अब इस धा को भी क्या हो जाएगा? चर तो रूप तो बन ही जाएगा। ये उधर नकार को तो कुछ होना जाना नहीं, बन जाएगा ना अंत। क्या बन जाएगा? और ये बन जाएगा संसह। अच्छा हाँ, ये तो मैं बता ही नहीं पाया, धुडागम वहां भी विकल्प से होता है। तो जो मूल संधि विच्छेद वाला रूप रहता है षड संता, धुटागम वो खरीचा लगता है केवल, तो षट संता तो वहां भी बनता है। एक मिनट थोड़ा पीछे देख लो, शायद मैं इसे कह नहीं पाया हूं। यहाँ श संता, श ड संता, वो तो यथावत कर लेना। संता के सकार के परे रहते डकार को चर तो खरीचे से कर लेना। तो ये वाला रूप वैकल्प वाला भी ध्यान रखना। माने धुडागम आप एक बार कर सकते, एक बार पच्चर तो फिर भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी, इसमें क्या है? समसाई, जब धुडागम नहीं होगा यहाँ तो क्योंकि नकार है, नकार को कोई चर तर्त की तो प्राप्ति होती नहीं, वो रूप ऐसा ही का ऐसा बन जाएगा। चलिए बच्चों, इसके पश्चात एक आगम है तुक आगम। तुक आगम को बताया जा रहा है। तुक आगम के ककार की संज्ञा है, उकार की भी संज्ञा है, त मात्र शेष रहता है। आइए यह आगम किसको होता है थोड़ा जान लीजिए। ये बहुत ही सीमित और कम जगह पर ही हो पाएगा मुझे लगता है। पदांतस्य नस्य, यहाँ पदांत से देख ही दिया है। पदांत नकार को से परे, जब उससे सकार परे रहेगा तो तुक वास्य, तो उसे तुक विकल्प से हो जाएगा। पदांत नकार होना चाहिए, है ना, तभी ये तुक विकल्प से होगा। तो चलिए भाई करके देखते हैं ये सब चीजें। उदाहरण के लिए है सन अग्रे शंभु। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सन शंभु ऐसी स्थिति होने पर पदांत नकार है ये, पदांत नकार के पास सकार कैसा होना चाहिए? तालव्य श, तो इसको तुकागम हो जाता है। किसको तुकागम होता है? नहीं, पदांत नकार को। षष्ठी इधर है, पदांतस्य नस्य, षष्ठी विभक्ति को देख करके निर्णय करना है कि किसको हो रहा है। पदांतस्य नस्य, सी मतलब सकारे परे, सप्तमी उधर है ना, उस सकार के परे रहते क्या होता है? तुक आगम होता है।
तो कर लिया हमने, स्थिति हो गई सन, और तुक इधर बैठाएंगे, मैं तुक का त मात्र लिख देता हूं, उक की संज्ञा करके, आगम कित है अतः उसको विधान किया जा रहा है, उसके अंत में बैठ जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी सन त शंभु। ठीक है जी। अब क्या करेंगे जी ऐसी स्थिति में? काफी सारे सूत्र प्राप्त है बच्चा। स्तुष चुनाश्चु, इधर ये त वर्ग है, इधर च वर्ग है, तो चुनाश्चु लगा दें पहले, बता देना भैया कहीं गड़बड़ा जाए तो सन च शंभु, ये कर लिया। अब क्या करेंगे? अभी भी च्युत तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब च तालु स्थानीय इधर है, दंत स्थानीय अब इधर हो गया, क्योंकि इसको तुम च कर लिए ना, पहले तो वो दंत स्थानीय था, ये भी दंत स्थानीय था, तब तक तो प्राप्ति नहीं थी, अब तो फिर प्राप्ति हो गई, तो एक बार फिर च्युत करना पड़ेगा। क्यों? लक्ष्य भेद, वो क्या है, उद्देश्य के भेद से, निमित्त भेद है इधर भी, तो स्थिति हो जाएगी ये स, य और च, और ये शंभु है। ठीक है, चल भाई। अब ऐसी स्थिति होने पर अब लगाएंगे हम सस छोटी। क्या लगाएंगे? सस छोटी बाद में क्यों लगाना है, अब पहले क्यों नहीं लगा सकते इसी कंडीशन पर? तो वो कारण वही है क्योंकि वो परत्रपादी है उनकी अपेक्षा। ठीक है, अब सस छोटी लगाएंगे तो पदांतात जय परस्य, वहां पर भी पदांत है, पदांत जय से परे, पदांत जय है, ये जय में चा आता है, जब गढ़ किधर आता है रे, किस साइड आया, चट तक अपा, यहां तक बनता है ना, तो पदांत जय है, निर्णय हो गया। ठीक है, पदांत जय से परे सकार को क्या हो जाता है, उसके बाद क्या परे होना चाहिए? अम परे होना चाहिए, है ना, अम परे है, अ है तो अम है ही है वो, तो सा को क्या कर देंगे? सा को छा कर दिया तो स्थिति हो गई सा या च शंभु कर देते हैं, ये बन गया। अतः मूलकार एक बात लिख रहे हैं, सस छोटी इति छत्व, छत्व विकल्प होता है, ये विकल्प कौन क्या होता है भी वो निर्णय करते हैं। एक सूत्र और लगाते हैं, झरो झरी सवर्णे, हल से परे झर का लोप होता है, हल हो गया यहाँ, हल में आता है ना, यहाँ हल से परे झर का लोप होता है, झर कौन है, परे क्या होना चाहिए? सवर्णे झरी, सवर्ण झर, सवर्ण झर है कि नहीं? छ, कैसे पता चला झ सवर्ण झर है? वो छ, हाँ, उच्चारण और सब कुछ उसके तुल्य है आभ्यंतर, तो इसलिए क्या हो जाएगा? लोप किसका हो जाएगा? तो भैया इस च को कर लो लोप, लोप करोगे तो स्थिति हो जाएगी स या शंभु। क्या रूप बन गया रे? ये रूप यहां तक आके बन गया, ये रूप यहां तक। अब इसमें विकल्प कौन कौन किया है? झरो झरी सवर्णे विकल्प है और छत्व विकल्प है, दो विकल्प हैं। तो जब झरो झरी सवर्णे लग गया, माने सब लास्ट तक लग गए, तब तो पहला रूप क्या बनेगा? संयत शंभु। अब झरो झरी सवर्णे जब नहीं लगेगा, माने एक बार लोप नहीं होगा, तब इस वाली कंडीशन पे मिलाना बच्चों, संयत शंभु। थोड़ा इसको देखो, संयत, ये द्वितीय रूप बनेगा, है ना, माने यहां से उल्टे हो चलो, यहां करे पहला रूप, यहां मिलाने पर दूसरा रूप। अब सस छोटी भी तो नहीं लगता है, अरे ये मुझे एक हलंत लगाना था इस पे। ठीक है, सस छोटी भी क्या करता है? एक बार सा को छा नहीं करता है, वो विकल्प है, तो इस वाली कंडीशन पे मिला देना तीसरा रूप, ये बन जाएगा तुम्हारा स शंभु। अब शंभु मत बोलिए, संयच शंभु। ठीक है, ये बन जाएगा, और एक बार ये तुकागम ही होगा ही नहीं, तो हम पहली वाली स्थिति पे आ जाओ, संय प्लस शंभु, तुगागम होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? इश्चुत हो जाएगा, ना को या, ना को क्या हो जाएगा? पर सस छोटी लगेगा क्या नहीं तब उस कंडीशन में? सस छोटी, संय शंभु, ना को हो जाएगा, या सस छोटी लगेगा कि नहीं? क्यों? हाँ, जय नहीं है वो, ना तो ना या, क्योंकि जय होता है झमय से शुरू, ये सब यमगणम में पहले ही निकले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया? ये चतुर्थ रूप जाकर के बन गया। अब बच्चे से याद कैसे रखते? ऐसी कोई ट्रिक है जिससे इन रूपों को ऐसे सही से सीक्वेंस में याद रख सकें? भट्टो जी दीक्षित जी ने यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत कर दिया है कि बच्चे रूप बनाने के क्रम को नहीं भूलें, कौन सूत्र कैसे लगाना है। तो कहा यछऊ, पहले रूप में य और छ होगा, तो देखो पहले रूप में य, और दूसरे रूप में होगा यच्छा, तो देखो यहाँ य है, च है और छ है। तीसरे रूप में होगा यच्छसा, तो देखो य है, च है और सा है। चौथे में होगा यसौ, यसौ इति, तो संधि हो गई यसाविति, य और स होगा, हाँ जी, य और सा भी है इधर। इति चतुष्टयम, ये रूप चार हो गए। रूपाणाम, ये जो रूप होते हैं, तुक छत्व चलोपानाम विकल्पना, ये तुक के होने से, माने तुक विकल्प, छत्व विकल्प और चलोप विकल्प, अरे विकल्प इधर है, तुक विकल्प, छत्व विकल्प और चकार का लोप झरो झरी सवर्णे से विकल्प, इनके विकल्प होने से ये रूप, एक बार नेट की परीक्षा में भी ये पूछ लिए हैं एक दो बार। ठीक है, प्राय परीक्षा में ये वाला रूप पूछ लिया जाता है, तुम्हारी परीक्षाओं में भी बहुत संभावना है कि ये पक्का आ ही जाएगा। अब आ जाइए आगे। अब nguट, णुट और नुट,
ये 3 आगम और होते हैं, ठीक है। किसके लिए? तो इसका सूत्र है ngमो ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम। ये ngम बच्चा एक प्रत्याहार है, ध्यान दो। ngम क्या है? कहां से कहां तक बनेगा? कौन अक्षर आएंगे? तेरे 3 ही अक्षर आएंगे रे, ng ण न, ये 3 अक्षर आएंगे। इनको हलंत लगा देता हूं। तो देखो सूत्र क्या कह रहा है, ngमः ह्रस्वाद अचि ngमुट ngमुठ ngमुठ नित्यम। देखिए सूत्र का अर्थ बन जाता है ह्रस्वात परो यो ngम, ह्रस्व वर्ण से परे होना चाहिए ngम। ngम का मतलब समझ गए? ह्रस्व वर्ण से परे, या ng हो या ण हो या ह्रस्व वर्ण से परे, कैसा भी ह्रस्व वर्ण। तदंतम यत पदम, तो ऐसा वो तदंत जो पद हो, और तस्मात् परे, उससे परे जो अच हो, तो उस अच को नित्यम ngमुडागम स्यात्, उस अच को नित्य ngमुडागम हो जाता है। तो चलिए करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो स्थिति है पहले रूप की, प्रत्यंग प्लस आत्मा पहला रूप है। दूसरा है सुगण अग्रे ईसः, और तीसरा रूप है तो सन अग्रे अच्युतः। पहले रूप में तो ng है अंत में, दूसरे में ण है, तीसरे में ये ना है। अब सूत्र के अर्थ को घटाते हैं, एकदम झट से समझ जाओगे। ह्रस्वात परो योगम, ह्रस्व से परे होना चाहिए ngम। ह्रस्व हो गया य में अ, ग में अ, स में अ। ह्रस्व से परे ngम है, तीनों जगह पर है, यहाँ पर ng है, यहाँ ण है, यहाँ न है। ह्रस्व से परे ngम मिल गया, माने ह्रस्व से परे ग ण न मिल गए। तदंतम यत पदम, तो ngम प्रत्याहार का वर्ण अंत में हो, ऐसा फिर वो पद, तो ऐसा पद हो गया पूरा प्रत्यंग सुगण सन। कर लोगे ना ऐसे? तो द्वारा से फिर बता शुक्ला, ह्रस्वात परो यो ngम, ह्रस्व से परे ngम कौन है? वहां क्या देख रहा है? तुझे पढ़ा तो इधर रहे, बता जल्दी से। ह्रस्व वर्ण कौन है प्रत्यंग में? तू क्या समाधि में चला गया था? यार नहीं दे रहा, सुबोध जल्दी बता। ह्रस्व वर्ण कौन है? यकारोत्तरवर्ती यकार। यकार क्यों बोल रहा है? उससे परे ngम है। यहाँ पर कौन है ह्रस्व से परे ngम? हाँ वो ह्रस्व है, उससे परे है ना। ह्रस्व से परे जो ngम होता है, तदंत पद कौन है? प्रत्यंग। सूत्रकार घटाना सीख लेना। तदंत पद कौन कहलाएगा? तो तदंतम यत पदम, और तस्मात् परस्य, उससे परे जो अच, उससे परे जो अच, उससे परे जो, तीनों से अच परे मिल गया, तो उन अचों को ngमुट आगम हो जाता है। अचों को क्या आगम हो जाता है? ngमुट का मतलब क्या है? उट अनुबंध प्रत्याहार के साथ एक साथ जोड़ दिया है, ngम प्लस उट बराबर, उसको ऐसे समझना, यदि ng है मतलब ह्रस्व से परे इधर ngम और उससे परे अच, माने ये जो है अच जिसको ngमुडागम होना है, वो यदि ng के बाद है तो उसको होगा nguट, यदि ण के बाद है तो अनुनासिक भी लगाते हैं नुट, और ना के बाद है तो नुट, ये कंडीशन होगी। तो यहां तो हो जाएगा nguट, मैं nguट का केवल लिखता हूं ng। अब बताओ ये nguट आगम किसको हुआ? हाँ इधर जो अच है, माने ह्रस्व से परे जो ngम, तदंत जो पद, उससे परे जो अच। इसलिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा प्लस का चिन्ह ऐसी जगह लगा रहा हूं, उससे जो जिधर करना है उसे उस साइड में करता हूं। तो इसको मैंने इधर से इधर बैठाया है। इसको क्या हो जाएगा? ईसा के से नुट, तो माने एक ण और इधर जुड़ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? सन, एक नुट, तो एक न इधर जुड़ जाएगा। जब बच्चों तुम जोड़ देते हो तो दो ng वाला रूप बन, इस ng में ये आ मिल जाएगा, तो पहला रूप बन जाएगा प्रत्यंग आत्मा, दो ng हो गए। अब ऐसे ही बच्चों सुगण और ईस, एक ण से आ गया तो बन जाएगा सुगणीसः, और सन अग्रे अच्युत्था, तो यहाँ ये एक नुट का ना आ गया तो रूप क्या बन गया? यहाँ पर बहुत सारे व्याख्याकार एक बताए हैं कि जी ngमो ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम में नित्यम पद क्यों दे रहे हो? इस पर बड़ा विचार है आचार्यों में। क्यों? जहां सूत्र विकल्प से करता है वहां पाणिनि जी विकल्प लिखते हैं, और जो नित्य करना होता है वहां नित्य नहीं लिखते हैं। तो सूत्र केवल ngमो ह्रस्वादचि ngमुट बना दिया जाए तो वो नित्य ही होगा। क्यों? तो नित्यम क्यों लिखा? तो आचार्यों ने इसका अर्थ किया है, नित्य शब्द का अर्थ है प्रायः। बहुत अलग अलग व्याख्यान है, लेकिन एक व्याख्यान में उसमें से आपको बता रहा हूं। नित्यम शब्द का अर्थ है प्रायः। जैसे भाष्यकार ने कहा नित्यम प्रहसितः, नित्यम प्रजल्पितः, नित्य हंसता ही रहता है, नित्य बोलता ही रहता है। तो ऐसे स्थानों पर नित्य शब्द का अर्थ है प्रायः। क्या अर्थ है? प्रायः। तो ये जो ngमुडागम है ना, अथवा ये जो और भी आगम से, ये प्रायः होता है ये ngमुडागम। अर्थात कहीं कहीं ऐसे भी स्थल आते हैं बच्चों, वहां पर आप ये सब कंडीशन देखोगे, ह्रस्व से परे ngम, तदंत जो पद, उससे परे अच भी देखोगे, लेकिन वहां पर ngमुडागम आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिले तो यही व्याख्या समझना, प्रायः को मान करके व्याख्या की गई है। समझ पाओगे? तो ये क्या हो गया? आगम संधि का एक समापन हुआ।